हेलो गाइस, अपना चैप्टर चल रहा है आयनिक सॉलिड। आज इसमें अपन डिस्कस करेंगे बोर्न हेबन साइकिल के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था लैटिक्स एनर्जी के बारे में और लैटिक्स एनर्जी का निर्धारण के बारे में, मतलब लैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट करना। ठीक है, तो उसके दो मेथड थे, एक तो एक्सपेरिमेंटल और सेकंड था थ्योरेटिकल मेथड। तो थ्योरेटिकल मेथड के बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उस वीडियो में थ्योरेटिकल मेथड के द्वारा अपन लैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट करते थे। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करते थे अपन, बोरलैंड इक्वेशन का यूज करते थे और उस इक्वेशन या उस फॉर्मूले के बेस पे अपन लैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट करते थे। अब सेकंड में अपन देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करना लैटिक्स एनर्जी की। उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं बोर्न हेबन साइकिल के द्वारा। बोर्न हेबन साइकिल एक रिलेशन देता है और इस रिलेशन के द्वारा अपन जो लैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन अब डिस्कस करते हैं बोर्न हेबन साइकिल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। तो फर्स्ट पॉइंट अपन नोट करते हैं यहाँ पे, मतलब बोर्न हेबन साइकिल है ना, जो जर्मन साइंटिस्ट थे बोर्न और हेबन, जर्मन साइंटिस्ट थे बोर्न और हेबन, इनके द्वारा ये दिया गया था, बोर्न और हेबन। ठीक है, इनके द्वारा 1919 में ये बोर्न हेबन साइकिल दिया गया, मतलब इनोवेट किया गया। अब क्या सेकंड पॉइंट अपन इसकी बात करते हैं। ये बोर्न हेबन साइकिल है ना, ये मतलब हैस के नियम पे बेस है। हैस का एक स्थिर ऊर्जा संकलन का नियम था, उस पे बेस है। तो क्या लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन हैस रूल। ठीक है, ये हैस रूल पे बेस है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बोर्न हेबन साइकिल एक रिलेशनशिप देता है अपन को, तो अपन लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बोर्न हेबन साइकिल वी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप इन बिटवीन। किस किस के बारे में रिलेशन देता है ये, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिसोसिएशन एनर्जी की दे देगा, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड हो गया अपने, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ये सब्लिमेशन एनर्जी, ये डिसोसिएशन एनर्जी, और ये दे देगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये दे देगा एक और, ये मान लो लैटिक्स एनर्जी और प्रोटॉन एफिनिटी। इन सभी के बारे में एक रिलेशन ड्राइव करता है बोर्न हेबन साइकिल के बारे में। ये बोर्न हेबन साइकिल एक इक्वेशन देता है, उस इक्वेशन बेस पे अपन उस इक्वेशन को रीअरेंज करके इनमें से किसी भी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी अपन डिस्कस करें आगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ इसको बोर्न हेबन साइकिल को। जैसे ए है, ये सॉलिड स्टेज में है, यहाँ पे बी मॉलिक्यूल है, ये गैसीय स्टेज में है, और ये दोनों कंबाइंड होके ए बी एक क्रिस्टल ये जो कि बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं जो सॉलिड है, और इसके साथ कुछ एनर्जी में चेंज होता है, डेल एच एफ फॉर्मेशन। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब जिस टाइम में ये ए से बी दोनों कंबाइंड होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी, इस टाइम में कुछ एंथैल्पी में भी कुछ चेंजेज होती है, उसमें में कुछ परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन की वैल्यू ही क्या है, डेल एच एफ। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, हीट या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टाइम में जो एंथैल्पी में चेंज होता है या हीट में जो चेंज होता है, उसको अपन बोल सकते हैं, इसको ये क्या होता है, ये वैल्यू दो टर्म में अपन को फाउंड हो सकती है। फर्स्ट देखें, ये पॉजिटिव वैल्यू में आ सकती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, सेकंड आ सकती है ये नेगेटिव में। अगर ये पॉजिटिव में आ रही है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, अपन को सिस्टम को ये एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस रिएक्शन को क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो ये अनफेवरेबल प्रोसेस होगा, अनफेवरेबल प्रोसेस होगा, और क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम को एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, बल्कि सिस्टम से ही एनर्जी डिक्रीज होगी, और एनर्जी रिलीज होने से क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने से सिस्टम स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो ये क्या होगा, एक फेवरेबल प्रोसेस होगा, फेवरेबल प्रोसेस, और इसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बातें कर ली हैं। अब अपन एक चार्ट देखते हैं जो बोर्न हेबन साइकिल को एक्सप्लेन करेगा, किस टाइप से बोर्न हेबन साइकिल का प्रोसेस होता है। ठीक है, इस टाइप से ये अपन ने देख लिया। अब ये क्या था कि बोर्न हेबन साइकिल था ना, जो बेस था, किस पे बेस था, ये हैस के रूल पे बेस था बोर्न हेबन साइकिल। तो अब हैस का नियम क्या था, हैस का रूल क्या था कि हैस ने एक स्थिर ऊर्जा संकलन का नियम दिया था। उस नियम के अनुसार क्या था कि कोई भी रासायनिक प्रक्रम दो या दो से अधिक पथों द्वारा भी हो रहा है ना, तो उसमें जो ओवरऑल जो एनर्जी चेंज या उष्मा चेंज थी, एंथैल्पी में चेंज होता था, वो समान होता था। यही हैस का नियम था, चाहे वो किसी भी वे से हो रहा हो। उसमें ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज थी ना, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज क्या थी, इक्वल रहती थी, या ऊर्जा में जो परिवर्तन होता था ओवरऑल रिएक्शन के ड्यूरेशन में, तो वो इक्वल होता था।
तो ये बात बोली थी हेस ने, और इसी लाइन पे बेस क्या है, बोर्न हेवन साइकिल। ठीक है, तो इसमें जैसे ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल प्रोसेस है, इसमें सॉलिड ए और गैसेस बी आपस में कंबाइन करके ए बी बनाते हैं, ए बी क्रिस्टल बना रहे हैं। तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगी ना, डेल एच एफ का मान होगा ना, वो चाहिए अलग मेथड से भी, साइक्लिक रूप में भी हो, उनमें भी उतना ही वैल्यू होगी वो। जैसे मैं इसको देखता हूँ, ये डेल एच एफ में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सॉलिड स्टेज में है तो इसे गैसीय स्टेज में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि गैसीय आयन, गैसीय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है अपना क्रिस्टलीय कंपाउंड बनेगा, क्रिस्टलीय आयनिक सॉलिड। ठीक है, अब क्या करेगा, ये है जो ये गैसीय स्टेज में चला जाएगा, और ये अपन जानते हैं कि मतलब सॉलिड से सीधा गैस में ले जाने के लिए कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया फॉलो करेंगे, या मतलब सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि वो उसको हीट दी जाती है, सॉलिड को हीट दी जाती है, और इतनी हीट दी जाती है कि वो डायरेक्ट लिक्विड में ना चेंज होकर सीधा गैसीय स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे नेप्थलीन इसका एग्जाम्पल है, नेप्थलीन को अपन हीट करेंगे तो सीधा गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगी अपन को, सब्लिमेशन एनर्जी, क्योंकि सब्लिमेशन प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे ये इसको अपन 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि अपन डिसोसिएट करना पड़ेगा, अपन को ओनली प्रोडक्ट में 1 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे B2 से डिसोसिएट करना पड़ेगा, डिसोसिएट एनर्जी देनी पड़ेगी। पर डिसोसिएट एनर्जी की अपन की क्वांटिटी कितनी चाहिए, हाफ, क्योंकि अपन हाफ ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, B2 में से ओनली एक B को यूज करेंगे तो हाफ हो गई, हो जाएगी डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, D का मतलब हो गया डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये ओनली B बन जाएगा, और ये गैसीय स्टेज में रहेगा। अब क्या होगा कि इसे आयनिक फॉर्म में मतलब केटाइन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा इसको वैलेंस शेल से, या इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कौन सी एनर्जी दी जाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे दी जाएगी IE। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी देंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि मतलब किसी भी एटम के वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसको आयनाइज कर देगी और ये प्लस आ जाएगा, गैसीय स्टेज में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये क्या है, ये नॉन मेटल, मोस्टली क्या होते हैं मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, और नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा ये। तो यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब कोई सिस्टम है, कोई एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में जो उसमें एंथैल्पी चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B- और G हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बस माइनर डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की इच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर। ये मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बता दिया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हो रही है, उसमें कोई एलिमेंट या एटम है जो इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में जो उसकी एंट्रोपी, वो एंथैल्पी में जो चेंज होता है ना, उसी चेंज को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म आ चुकी है। अब ये दोनों गैसियस आयन हो गए हैं, केटाइन और एनाइन, ये दोनों कंबाइन हो गए, और कंबाइंड होकर अपन को क्या फॉर्म होगा, डिजायर प्रोडक्ट, जो अपना फर्स्ट मेथड से बन रहा था। तो ओवरऑल इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है ना, उस एनर्जी की क्वांटिटी किसके बराबर होगी, इसके बराबर। ये बोलता है बोर्न हैबन साइकिल, और किस पे बेस है ये स्टेटमेंट, वो हेस के रोल पे, हेस के नियम पे। क्योंकि हेस का नियम यही था कि कोई भी प्रोसेस चाहे कितने भी माध्यमों से, कितने भी वे से होले, कितने भी पथों से प्रोसेस होले, पर उसमें ओवरऑल जो उष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है जो इक्वल होती है। तो यहाँ पे डेल एच एफ किसके इक्वल होगा, जो इसमें जो सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके इक्वल होगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और ये दोनों कंबाइंड होगी तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसे बोलते हैं अपन लैटिक्स एनर्जी। तो अब अपन रिलेशन देखते हैं, डेल एच एफ किसके इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने सब्लिमेशन एनर्जी दी थी, इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। फिर आयनाइजेशन एनर्जी दी थी, ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। फिर यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, D/2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, ये वाली वैल्यू थी। और यहाँ पे अपनी हो गई लैटिक्स एनर्जी। तो इन सभी वैल्यू के सम के इक्वल क्या होगा, डेल एच एफ। ये एक रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन के द्वारा ही अपन कुछ ये जो वैल्यूज है इनके अंदर रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, जो अपन ने बोर्न हैबन साइकिल के थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया था। अगर अपन को लैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो ये बाकी की टर्म इस साइड में आ जाएंगी और सभी नेगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ इस प्रकार से अपन लैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार इस रिलेशन को अपन मॉडिफाई करके और सब्लिमेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पे। बोर्न हैबर साइकिल फॉर NaCl। NaCl के लिए बोर्न हैबन साइकिल फॉर NaCl के लिए अपन बोर्न हैबन साइकिल देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि Na सॉलिड स्टेज में होता है और क्लोरीन गैसेज स्टेज में होता है, जो दोनों आपस में कंबाइन करके और NaCl बनाते हैं और साथ में कुछ डेल एच एफ एनर्जी रिलीज करते हैं। देखते हैं अपन, ये हो गया ये Na, ठीक है, Na है, ये Na हो गया है। ये क्या है, सॉलिड स्टेज में प्रेजेंट है, और Cl2 है, ये गैसीय स्टेज में है। ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके
NaCl फॉर्म करते हैं, ठीक है, NaCl बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो उष्मा में परिवर्तन होता है, एंथैल्पी में जो चेंज होता है डेल HF, ठीक है, उसके इक्वल रहेगा ये। तो अब यहाँ से क्या होगा, सेकंड वे देखते हैं इसका पथ। यहाँ पे क्या होगा कि इसको गैस स्टेज में कन्वर्ट करना है तो अपन को क्या देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन एनर्जी। ये सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी जो इसे Na गैसेस में चेंज कर देगा। आगे क्या होगा कि इसको वैलेंस सेल से आयनाइज होना पड़ेगा, क्योंकि Na+ की फॉर्म में इसको जाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा ये अपने वैलेंस सेल से, और इस इलेक्ट्रॉन को यूज करने के लिए अपन को इसको सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा गैस स्टेज में। अब अपन बात करते हैं Cl2 की। यहाँ पे अपन को ओनली 1 Cl यूज में आ रहा है, तो क्या होगा कि अपन को डिसोसिएट करना पड़ेगा इसको। 1 Cl मतलब Cl के मध्य जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को डिसोसिएट करना पड़ेगा। इसके लिए अपन को क्या देनी पड़ेगी, डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पे मैं डिसोसिएशन एनर्जी को D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो पर अपन को यहाँ पे क्या है कि जो ओवरऑल डिसोसिएशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो रही है ना, उसमें से हाफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि अपन को ओनली 1 Cl चाहिए। तो इस डिसोसिएशन एनर्जी को अपन हाफ कर देंगे, D हाफ हो गया है। तो यहाँ पे अपन Cl का सिंगल मॉलिक्यूल अपन को मिल जाता है। अब आगे क्या होगा कि इसको ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इसकी क्लोरीन की है ना, जो मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा, Cl- आ जाएगा और ये गैस के स्टेज में रहेगा। अब ये दोनों क्या है कि Na+ और Cl- ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर अपन को NaCl प्राप्त होगा। जब NaCl का फॉर्मेशन होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी क्या करती है, सिस्टम को स्टेबिलिटी गेन करती है, रिलीज होगी। तो इस एनर्जी को क्या बोलेंगे अपन, लैटिक्स एनर्जी। इसको U से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस प्रोसेस में जो ओवरऑल जो एनर्जी चेंज हो रही है, वो एनर्जी चेंज क्या होगी, इसके इक्वल होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है ये अपन जानते हैं, डेल HF की वैल्यू कितनी होगी, ये यहाँ पे अपन जानते हैं डेल HF की वैल्यू 410.9 किलो जूल पर मोल होगी। इतनी एनर्जी चेंज होती है इसमें। तो सब्लिमेशन एनर्जी के लिए कुछ मैं अमाउंट लिखता हूँ जो एक्सपेरिमेंटल डाटाबेस है। सब्लिमेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, यहाँ पे जो Na है जो गैस स्टेज में चला जाए सॉलिड से, तो सब्लिमेशन एनर्जी का अमाउंट है 108.8 किलो जूल मोल, ठीक है, ये है। अब क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी कि ये अपने अपने वैलेंस सेल से 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर दे। इसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है सिस्टम को देनी पड़ती है, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइन यूज करता हूँ। ये है 493.7, ठीक है, यूनिट सेम रहेगी, किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। अब अपन बात करते हैं डिसोसिएशन एनर्जी की। टोटल Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपन को जो डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए वो है 242, तो अपन को हाफ चाहिए, तो इसका आधा हो जाएगा 121 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है यहाँ पे, क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान जो Cl है जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये सिस्टम क्या है कि स्टेबिलिटी को गेन करेगा। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से। जब क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी और सिस्टम अत्यधिक स्टेबिलिटी को गेन करेगा। इसका रीजन क्या है कि तो क्लोरीन का जो साइज होता है ना, फर्स्ट रीजन तो क्या है कि क्लोरीन है ना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फिगरेशन प्राप्त हो जाता है, और ये आर्गन के जैसा, मतलब ये मान लो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ग्रहण हो जाता है। इससे सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करता है। और सेकंड रीजन क्या था कि इसमें क्या होता है कि साइज बड़ा होता है क्लोरीन का, तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन और जाता है, उसमें क्या होता है कि रिपल्सन नहीं होता है। रिपल्सन बहुत ही कम अमाउंट में होता है, इसलिए क्या होता है कि Cl- एग्जिस्ट कर लेता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू रिलीज करेगा, तो ये अमाउंट होगा किसके बराबर होगा, 379.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये क्या होता है कि दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड आयनिक बॉन्ड बनता है इनके अंदर, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी की अमाउंट होगी 754.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होती है। तो ओवरऑल जिन इन पथों में, इन स्टेपों के द्वारा जो एनर्जी चेंज हो रही है वो इस एनर्जी के चेंज रहेगी। यही अपना क्या बोलता है, बोन हेवन साइकिल। और ये वाला स्टेटमेंट क्यों बोलता है बोन हेवन साइकिल, क्योंकि वो बेस है हेस के स्थिर ऊर्जा संरक्षण नियम पे, संकलन नियम पे, ठीक है, इस नियम पे बेस है। तो उस नियम का मतलब ये था कि चाहे कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, कि 2 या 2 से अधिक किसी भी पथ से प्रोसेस हो रही हो, वो उसमें जो ओवरऑल उष्मा चेंज या एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है जो इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है डेल HF है, ये किसका इक्वल होगा, अपना सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, डिसोसिएशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, और ये अपना हो गया लैटिक्स एनर्जी, इसके इक्वल होगी। चाहे तो अपन इन वैल्यू को ऐड करके देख सकते हैं। डेल HF कितना होगा, 108.8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे अपन ने 121 ली है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जो कितनी हो गई अपनी
माइनस में आएगी ये वाली वैल्यू क्योंकि रिलीज हो रही है सिस्टम से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 794 हो गया। और ये लैटिक्स एनर्जी होती है अपनी, ये भी रिलीज होगी 0.8। अगर अपन इनको ऐड करते हैं डेल एच एफ कितना हो जाएगा, इनको अपन ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में क्या होगा कि 723.4, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपन को 1134.3 ये समथिंग ये वैल्यू अपन को प्राप्त होगी, 3 नहीं 2, ये 2 वैल्यू अपन को प्राप्त होगी। और इनको अपन लेस करेंगे तो अपनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी अपन को 410.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये अपन ने NaCl के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब सेकंड अपन बात करेंगे, सेकंड डिस्कशन देखेंगे अपन MgO के बारे में। MgO का बोर्न हेवन साइकिल फॉर MgO मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, अब इसका डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा कि Mg होगा सॉलिड स्टेज में और O2 होगी गैसीय स्टेज में, ये दोनों कंबाइन करेंगे और इनका कंबाइन करने से क्या प्राप्त होगा अपन को, MgO। साथ में क्या है कि एनर्जी चेंज होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन की एनर्जी में चेंज होगा, डेल एच एफ से अपन डिनोट कर देते हैं अपन को यहाँ पे। तो एक प्रोसेस में आ गया और इसकी वैल्यू होती है कितनी, -602 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी अमाउंट एनर्जी होती है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वही अपन को सॉलिड से गैसीय स्टेज में ले जाना है, तो अपन को सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको अपन एस से डिनोट कर देते हैं। फिर इसको क्या होगा कि यहाँ से सब्लिमेशन एनर्जी होगी। अब अपन इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़ेंगे अपने सेल से, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे Mg हुआ है, Mg क्या है +2 स्टेट में है और ऑक्सीजन -2 में है यहाँ पे। तो अब अपन देखते हैं Mg का फर्स्ट इसको देते हैं अपन आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं, तो इससे क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन यूज होता है और Mg प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये वाली अमाउंट दी जाती है सब्लिमेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 136। ठीक है, 136 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, अब सेकंड बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 बार दी जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी, अपन देखते हैं। फर्स्ट की वैल्यू क्या होती है कि एज कंपेरिजन सेकंड की तुलना में कम होती है फर्स्ट की आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी अमाउंट है 738। ठीक है, इतनी एनर्जी दी जाती है, यूनिट क्या है इसकी भी, किलो जूल पर मोल। ठीक है, सेकंड दी जाती है ना जो आयनाइजेशन एनर्जी, वो है 1450 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यूनिट इनकी सेम चलेगी। अब क्या होता है कि इसमें Mg में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल से मतलब निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और फर्स्ट एनर्जी से 1 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर देगा अपने वैलेंस सेल से, तो क्या होगा कि Mg पे माइनस चार्ज आ जाएगा और कोई भी माइनस चार्ज स्पीसीज यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, Mg पे पॉजिटिव आने के बाद में क्या होता है कि इससे वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे ये पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन जाती है। और सेकंड रीजन क्या होगा, जैसे Mg है, Mg का वैलेंस सेल था, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है तो Mg प्लस बन जाता है। इससे क्या होगा कि Mg का साइज डिक्रीज हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाएगा तो जो जेड इफेक्टिव था ना, जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनों को अटैक करने की जो पावर होती है ना, वो टेंडेंसी बढ़ जाएगी। टेंडेंसी बढ़ जाने के क्या होगा कि यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन को यूज करना इतना ईजी नहीं होता, इसलिए जो अपन को एनर्जी होती है हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। तो इस वजह से इसकी सेकंड एनर्जी हाई होती है, 1450 आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ज़्यादा देनी पड़ती है। तो यहाँ पे प्लस से क्या हो जाएगा, Mg +2 हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, अपन को डिसोशिएट करना पड़ेगा, बॉन्ड को डिसोशिएट करना पड़ेगा। डिसोशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। डिसोसिएशन एनर्जी पे अपन को हाफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 O2 यूज हो रहा है, 1 O यूज हो रहा है, 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी, ये D हाफ हो जाएगी। अब यहाँ पे जो टोटल डिसोसिएशन एनर्जी है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो होती है 498 किलो जूल पर मोल होती है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये अपन को अप्रोक्स आ जाएगा 249। ठीक है, इतनी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी इसको ऑक्सीजन को डिसोसिएट करने के लिए। तो यहाँ पे अपन को O2 मिल जाएगा और ये गैसीय स्टेज में पहले से प्रेजेंट है। अब क्या करेगा कि इसको O2 क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहाँ से, तो इसको कितने O2 माइनस में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 टाइम्स अपन को क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ये। तो यहाँ पे कितना होगा, फर्स्ट की जो वैल्यू होती है वो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, माइनस में होती है वो वैल्यू, ये देखो। ठीक है, क्यों ये रिलीज होती है। अब सेकंड में क्या करेंगे, यहाँ पे O2 माइनस आ जाता है। ठीक है, O2 माइनस आ गया। अब O2 माइनस आने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन अगर ये और गेन कर रहा है, ठीक है, ये 2, तो ये वाली एनर्जी क्या होगी इसमें, ये बहुत अमाउंट में अपन को सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाने के कारण ये और इलेक्ट्रॉन आउटर स्पेस से ग्रहण करेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मध्य रिपल्सन भी होगा, और रिपल्सन होने के रीजन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा यहाँ पे। दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो साइज होता है ना, वो साइज भी छोटा होता है, तो इस वजह से छोटा साइज होगा तो इसमें रिपल्सन
ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे सेकंड एनर्जी अपन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ पे एनर्जी दे देते हैं अपन और ये O2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, इसकी सेकंड जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एनर्जी लगभग होगी इसकी 798 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये लगभग मैं डाटा लिख रहा हूँ यहाँ पे वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे ये O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं कि दोनों कंबाइन होंगे, ठीक है, और कंबाइन होकर अपन को MgO फॉर्म हो जाता है, और ये फॉर्म होगा तो तब एनर्जी रिलीज होती है, उसे अपन U से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं लैटिक्स एनर्जी। ठीक है, जो ये लैटिक्स एनर्जी रिलीज होती है इसकी वैल्यू होती है माइनस इतनी एनर्जी रिलीज होती है जूल पर मोल। अब क्या होता है कि बोन हेवन साइकिल क्या बोलता है कि जो इसमें ओवरऑल जो एनर्जी चेंज हो रही है ना, चाहे रासायनिक प्रोसेस किसी भी पद से प्रोसेस हो रहा हो, उसमें जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होती है ना, डेल HF, जो किसके इक्वल होगा, इन सारी पदों के इक्वल होगा। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे डेल HF इक्वल होगा जो इसकी सब्लिमेशन एनर्जी है, इसके ये मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ IE, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी हो गई, इक्वल होगा EA, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के। अब और प्लस हो गया लैटिक्स एनर्जी। अगर अपन इन सभी वैल्यू का सम करते हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अपन को 602 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे देखो अपन कैलकुलेट करके देखते हैं, डेल HF वैल्यू पुट कर लेते हैं 136, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखते हैं 8, 8, 1 और 2, ठीक है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी 8, 8। अपनी डिसोसिएशन एनर्जी कितनी थी 249। इसमें क्या था कि फर्स्ट एनर्जी तो रिलीज हो रही थी और सेकंड अपन को सिस्टम को देनी पड़ रही थी, तो सेकंड लिख देते हैं पहले अपन, ठीक है, इतनी हो गई है। ये अपन को सिस्टम से रिलीज हो रही थी, इसकी माइनस में आ जाएगा ये भी 3188। अगर अपन इनको टोटल को ऐड करते हैं तो डेल HF की वैल्यू अपन को जो प्राप्त होती है वो माइनस 602 किलो जूल पर मोल अपन को प्राप्त होती है। तो यही क्या था अपना MgO का अपन ने देख लिया है बोन हेवन साइकिल। अब अपन बात करते हैं बोन हेवन साइकिल की कुछ एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस देख, एप्लीकेशन ऑफ बोन हेवन साइकिल। तो बोन हेवन साइकिल अपन ने भी डिस्कस किया है NaCl का और MgO का, तो उससे अपन को एक रिलेशन मिला था, क्या है कि जो एनर्जी चेंज है डेल HF किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NaCl के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, डिसोसिएशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, ठीक है, और थर्ड अपन ये था लैटिक्स एनर्जी। ये अपन को रिलेशन देता है। अब इस रिलेशन के द्वारा अपन रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन को लैटिक्स एनर्जी फर्स्ट अपन देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं, जालक ऊर्जा ज्ञात करना, ठीक है, एप्लीकेशन है बोन हेवन साइकिल के। इसके द्वारा फर्स्ट क्या है कि अपन जालक ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जालक ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, U यहाँ पे रह जाएगा, लैटिक्स एनर्जी, बाकी के सारे टर्म इधर आ जाएंगे। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, U बराबर हो जाएगा, ये डेल HF है माइनस में, और ये बाकी की सारी वैल्यू कोष्टक के अंदर आ जाएंगी। तो ये सभी वैल्यू माइनस में, माइनस से मल्टीप्लाई होती रहेंगी, D/2 प्लस E, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया अपना लैटिक्स एनर्जी के लिए। इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, लैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं अपन, सेकंड बात करेंगे। सेकंड बात करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता याद कर सकते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इसको कैलकुलेट क्या करेंगे, वही क्या है कि ये इधर रह जाएगी, बाकी सारी टर्म इधर आ जाएंगी। तो ये अपना हो जाएगा डेल HF माइनस S प्लस सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, और ये अपना लैटिक्स एनर्जी इधर रहेगा। तो इस टाइप से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब अपन बात हो गई है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है बोन हेवन साइकिल का, अपन प्रोटॉन एफिनिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोटॉन बंधुता, प्रोटॉन बंधुता भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करता है कि अपन ने जो NaCl और MgO का बोन हेवन साइकिल देखा था, उसमें क्या है कि कहीं भी प्रोटॉन एफिनिटी को अपन ने डिस्कस नहीं किया है। इसके लिए क्या करेंगे, प्रोटॉन एफिनिटी को अपन एक्सप्लेन करने के लिए NH4Cl का बोन हेवन साइकिल डिस्कस करेंगे। तो NH4Cl का बोन हेवन साइकिल डिस्कस करते हैं, उसके द्वारा जैसे मतलब किसी भी एनाइन के द्वारा अगर H प्लस ग्रहण कर लिया जाता है, उसके दौरान जो एनर्जी में चेंजिंग होती है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रोटॉन एफिनिटी या प्रोटॉन चेंज एंथैल्पी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखते हैं अपन NH4 देखते हैं बोन हेवन साइकिल, NH4Cl के बोन हेवन साइकिल के द्वारा अपन प्रोटॉन बंधुता को समझेंगे, ठीक है, इसमें रिलेशन ड्राइव करेंगे और उससे अपन उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन एफिनिटी को अमोनिया के द्वारा अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अमोनिया है ये गैस स्टेज में है और सेकेंड HCl है, ठीक है, ये दोनों आपस में
रिएक्ट करके क्या बना देंगे, NH4 और Cl, इसके साथ में क्या होगा, डेल HF, ये होता है। तो इसमें क्या होगी, अमोनिया क्या होता है, गैसीय स्टेज में ही होता है, NH4 3 ये गैसीय स्टेज में ही रहेगा। यहाँ से क्या होगा, अपन को डिसोसिएट करना पड़ेगा H + Cl को, तो अपन को डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। डिसोसिएशन एनर्जी का अपन को हाफ अमाउंट चाहिए, D हाफ हो जाएगा। तो D हाफ होने से ये क्या हो जाएगा, H गैस में है, गैसीय फॉर्म में, तो H गैस में रहेगा और यहाँ पे Cl भी गैसीय स्टेज में रहेगा। अब क्या होगा आगे, अमोनिया एज इट इज रहेगा, अपन को NH3 गैसीय स्टेज में है। यहाँ पे क्या होगा कि H+ है जो अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन यूज करने के जो अपन को एनर्जी देनी पड़ती है उसे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H+ में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, तो रिएक्शन के दौरान ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Cl, तो Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक अपन ने देख लिया है। अब क्या करेगा कि यहाँ से अमोनिया है ना, जो 1 प्रोटोनेटेड हो जाएगा, मतलब H+ को ग्रहण कर लेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, NH4 पॉजिटिव, ये फॉर्म कर देगा। अब ये दोनों फॉर्म कर देगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोटॉन एफिनिटी, यहाँ पे प्रोटॉन एफिनिटी बोल दिया है। अब क्या होगा कि यहाँ से ये दोनों है जो कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके अपन को NH4Cl फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगी अपनी लैटिक्स एनर्जी रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे अपन रिलेशन देखते हैं, डेल HF इक्वल होगा इन सभी एनर्जी चेंज के। तो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे डिसोसिएशन D/2 प्लस IE हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई है। अब होगा ये प्रोटॉन एफिनिटी, ये, और यहाँ पे ये अपना लैटिक्स एनर्जी, ये वाला रिलेशन अपन ने ड्राइव कर लिया है बाय बोर्न हेवन साइकिल के द्वारा। अब इसको अपन रीअरेंज करके PA मतलब प्रोटॉन एफिनिटी को इधर रखेंगे, बाकी सारी टर्म इधर आ जाएंगी तो माइनस में हो जाएंगी। तो रिलेशन क्या ड्राइव हो जाएगा, प्रोटॉन एफिनिटी इक्वल हो जाएगा किसके, डेल HF माइनस कोष्टक में दे देते हैं D/2 IE EA और प्लस U। तो इस रिलेशन के द्वारा अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रोटॉन एफिनिटी, मतलब प्रोटॉन एफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपन ने देख लिया है बोर्न हेवन साइकिल और उसके एप्लीकेशंस के बारे में अपन डिस्कस कर लिया है। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।